हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर तमन्ना राजावार एंड आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आयुर्तत्व चैनल पे और इस सीरीज़ के साथ जुड़ने में। ये सीरीज़ है चरक संहिता सीरीज़ जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिपरेशन के लिए है, जिसे आयुर्तत्व चैनल पर हम फ्री लाए हैं। इस सीरीज़ में हम आपको चरक पूर्वार्ध और चरक उत्तरार्ध दोनों कवर कराएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, किस पॉइंट को मार्क करना है, किस पॉइंट पर हमें निमोनिक याद रखना है और कितने मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स हमें चाहिए, ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चरक संहिता का ये जो पूरा कोर्स रहेगा वो हम इस बुक से चरक संहिता सविमर्श विद्योतनी हिंदी व्याख्या पेता बाय पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री एंड डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी यहाँ से कवर करेंगे। ये द्वितीय भाग है। यहाँ पर हम आज मेरे साथ आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आप चरक का उत्तरार्ध स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक्स खोल लीजिए, चरक उत्तरार्ध, और उसके साथ आज हम यहाँ पे उसके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ माइंड मेकअप। हमारा जब माइंड मेकअप ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज्ड होगा, मेहनत करने के लिए भी और स्मार्ट अप्रोचेस के लिए भी, तब हम उसके 10x रिजल्ट्स जो हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं बहुत ईजिली, थोड़ी कम मेहनत लेकिन कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ, राइट। तो हम ये देखेंगे कि उत्तरार्ध जब हमें पढ़ना है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। नंबर 1, हमें कौन सी स्किल डेवलप करनी है उसके लिए। नंबर 1 हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमें सबसे पहले यहाँ चिकित्सा स्थान पढ़ना है, कल्प स्थान पढ़ना है, उसके बाद हम सिद्धि स्थान पे जाएंगे और फिर ये चरक संहिता की समाप्ति की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर चिकित्सा स्थान हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ में से एक आता है और ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एरिया भी है जो आपको आना चाहिए। उसके योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी बेटा कि जो श्लोका हमने आपको बताया है वो आपको बाय हार्ट करना है, आपको वो लर्न करना है, क्योंकि एमसीक्यू प्रिपरेशन के दौरान पे ये देखा जाता है कि हम लोग सिर्फ एक गो थ्रू ले लेते हैं और कुछ श्लोकास को हम सोचते हैं कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो है नहीं, तो लर्न करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन श्लोका से उठकर आएगा, जैसे AIPGT 2023 में भी देखा गया कि क्वेश्चन डायरेक्टली श्लोक से उठकर भी आया है। षडधरण योग उरु स्तंभ का पूछा गया था। षडधरण योग जो है, अगर आपने योगा वाला सेक्शन में नहीं पढ़ा होगा कि किस किस डिजीज़ में कौन से योग उपयोग किए जाते हैं, तो कैसे आपका काम बनेगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस जो हैं सिद्धि स्थान से आए थे, ना अति स्निग्धान विरेच्यते, ये क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है, 2023 में रिपीट हुआ है। तो ये सारी अप्रोचेस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आप पूरा श्लोक याद नहीं कर पा रहे, नो वरीज। क्या करेंगे आप, उसका मेन जो पॉइंट है ना वो आपको पकड़ना है, ठीक है। मेन पॉइंट के साथ आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसे श्लोक की वर्डिंग से ही उठाना है, वहीं से याद रखना है। नंबर 1 डन। नंबर 2 स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट हमारी होगी रिविजन साइकिल्स। आप जितनी रिविजन साइकिल्स इसके साथ कंप्लीट करेंगे वही आपको ज़्यादा याद रखवाएगी। हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं अपने टीचर्स से, सर मैम ये तो याद ही नहीं होता है चिकित्सा स्थान, ये तो भूल जाते हैं, इतना बड़ा है, कैसे काम होगा इसका, कैसे याद रहेगा ये हमको। तो आपको रिविजन की आदत डालनी है। योग जो है उन्हें रिवाइज करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आप योग की रिकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसके साथ आप ट्रैवल करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम है जहां आप रिकॉर्डिंग अपने ईयर प्लग्स जो हैं वो रख सकते हैं और उसके बाद सुन सकते हैं उसे बहुत आराम से। जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप उसे सुन लेंगे ना, वो आपको आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें याद हो जाएगा। नंबर 2, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के रूप में कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है तो हमारा फ्रेंड उस पर ज़्यादा गौर करेगा कि अरे ये वाला चैप्टर इसका स्ट्रॉन्ग है, या फिर
कोई क्वेश्चन का आंसर उसको आ रहा है तो हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे कि इसने ये वाला आंसर बताया था, ये मुझसे बना नहीं था। तो जो आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, हेल्दी एजुकेटिव इन्वायरमेंट होगा, वो और ज़्यादा एनरिच होगा और आप बहुत ज़्यादा बेहतर उसमें परफॉर्म कर पाओगे। राइट, इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ चरक उत्तरार्ध। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा जो बेसिक रहेगा यहाँ पे, वो इंडेक्स्ड जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर हम रसायन अध्याय पढ़ेंगे। विद इन द सीरीज आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 80% एरिया जो है, जो ज़्यादा कंटेनिंग होता है चरक उत्तरार्ध से, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक सिद्धि स्थान हो गया, कल्प स्थान के पर्याय हो गए आपके, या फिर चिकित्सा स्थान में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वातरक्त अध्याय है, उरुस्तम अध्याय है, इन सभी का पूरा एक जिस्ट मैं साथ के साथ आपको नोट डाउन कराती जाऊंगी। सो लेट्स गेट रेडी। अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, एक अच्छी सी डायरी या फिर एक नॉर्मल कॉपी साथ में रख लीजिए। एंड जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, इफ़ यू हैव दैट वन विद योर सेल्फ ऑन योर टेबल डेस्क, तो वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो योग होंगे ना उसको आप स्टिकी नोट्स के थ्रू भी पेस्ट कर सकते हो। राइट बेटा, इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पेज पे आप लोगों के साथ एक फ़ोटो शेयर करूँगी जिसमें सारे योग ऑफ 30 चैप्टर्स, 1 to 30 चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं या अपना हैंडी रख सकते हैं उसको, ताकि आप उसे मल्टीपल टाइम्स वहाँ से रिवाइज कर सकें। अब आ जाते हैं हम किस पे, चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर जो है सबसे पहले रसायन अध्याय है। सबसे पहले आपको बुक में नहीं देखना है, कहीं नहीं देखना है, सबसे पहले इधर सुनिए अच्छे से, है ना। रसायन अध्याय जो है उसमें 4 पाद बताए गए हैं। 4 पाद बताए गए हैं, मतलब उसके फर्दर 4 छोटे छोटे डिविजन्स बताए गए हैं। हम जो पहला प्रथम पाद जो पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं अभ्या आमलकीय रसायन पाद। इससे पहले आपको ये याद करना ज़रूरी है कि जो चिकित्सा स्थान है उसके पर्याय क्या हैं। अब आप जल्दी जल्दी उसे लिखेंगे। चिकित्सा स्थान, औषध स्थान, योग स्थान, रहस्य स्थान, उत्तम स्थान भी इसे कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको साथ में ऐड ऑन कराती चलूँगी, आपको उन्हें लिखते जाना है। ओके, सो इसे क्या कहा जाता है? चिकित्सा स्थान, औषध स्थान, योग स्थान, रहस्य स्थान या फिर उत्तम स्थान भी कहा जाता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। इससे भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जैसे श्लोक स्थान किसे कहते हैं, हम योग स्थान किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। हम एक बहुत बेसिक सा ओरिएंटेशन ही रखेंगे आपके लिए, जिसमें आप थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप बना लें कि हाँ, अभी हमें चिकित्सा के पूरे 30 चैप्टर्स कवर करने हैं। राइट, सो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि चरक चिकित्सा जो है उसमें टोटल जो अध्याय हैं वो कितने हैं। चरक चिकित्सा में 30 अध्याय बताए गए हैं, शुश्रुत चिकित्सा में 40 अध्याय बताए गए हैं, वहीं अष्टांग संग्रह में 24 और अष्टांग हृदय जो है हमारी बृहत्रयी में, उसमें 22 अध्याय बताए गए हैं। ये आपको एक छोटा लमसम आइडिया होना चाहिए। देन हम आ जाते हैं कि जो शुश्रुत चिकित्सा है और जो अष्टांग हृदय है, वहाँ पे रसायन का वर्णन कहाँ किया गया है। रसायन का जो वर्णन वहाँ पे मिलता है आपको, वो 27 से लेकर 30 चैप्टर्स के अंदर मिलता है, जिसमें पहले वाजीकरण बताया है आचार्य सुश्रुत ने, सुश्रुत चिकित्सा 26 में, और फिर रसायन बताया है। ये मैं क्यों इतना पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रसायन पहले बताया या वाजीकरण पहले बताया है उन्होंने। आचार्य सुश्रुत ने वाजीकरण को पहले बताया है सुश्रुत चिकित्सा 26 में, और सुश्रुत चिकित्सा 27 से 30 तक उन्होंने रसायन को डेडिकेट किया है। फिर अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39 जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया है रसायन का, और अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49 में रसायन डिस्कस किया है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टडी, कहाँ पर हमें रसायन मिलेगा। मींस जब हम रसायन पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो चरक बनती है हमारी। जब हमारी वो लर्न हो जाएगी तो एक बार हम सुश्रुत जो है वहाँ से गो थ्रू कर लेंगे कि सर जो सुश्रुत हैं उन्होंने कौन से अलग पॉइंट्स बताए हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, वो 4 पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए रसायन के, उन्हें हम याद कैसे रखें। इस पे एमसीक्यू बनता है, तो आप उसे कैसे याद रखेंगे। आप रसायन और वाजीकरण के अभी मेरे साथ याद करेंगे दोनों, है ना। वाजीकरण में भी 4 पाद हैं और यहाँ पे भी 4 पाद बताए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका शैम्पू। आपका शैम्पू, आपका शैम्पू कैसा है? हाँ, कैसा है बताओ मुझे भी। ठीक है, आपका शैम्पू से हम क्या समझेंगे। ए स्टैंड्स फॉर, ये जो हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल है, अभ्या आमल के अध्याय। फिर पी स्टैंड्स फॉर प्राणकामीय अध्याय, कर प्रचितीय अध्याय और आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय। इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, ए स्टैंड्स फॉर अभ्या। अभ्या कैसे याद रखोगे? अभय देओल होता है ना, अभय देओल। तो सबसे पहले अभय ने रसायन लिया था और लास्ट वाला ए जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। अभय ने आयुर्वेद जो है वहाँ पे रसायन लिया। इसमें लोग हमेशा गलती करते हैं, पूछ लेते हैं अभ्या अमलकी में कितने हैं और वो आंसर मार्क कर देते हैं आयुर्वेद समुत्थानीय का, क्योंकि वो दोनों अ से कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ना इसके बारे में, राइट। तो अभय ने क्या किया, रसायन लिया आयुर्वेद में, तो अभय पहले आया, तो सबसे पहले अभय आएगा। अब इसमें आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ कि किसमें कितने बताए गए हैं। सबसे पहले अभ्या अमल की जो है यहाँ पे 6 बताए गए हैं। फिर हमारा आता है प्राणकामीय में 37 योग बताए हैं और 16 योग बताए हैं कर प्रचितीय में, और आयुर्वेद समुत्थानीय में टोटल 4 योग बताए गए हैं। तो 6, 37 एंड 16 योगास जो है यहाँ पे बताए गए हैं। तो टोटल कितने योग हो गए हमारे? टोटल योग हो गए 63 योग। तो 63 योग टोटल हमारे हो जाते हैं, जो आपके रसायन पाद में आप पढ़ेंगे। आपका शैम्पू इसलिए मैंने कहा, जब हम वाजीकरण शुरू करेंगे तो उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से लर्न करेंगे। मेरे साथ अभी लर्न करेंगे और स्टिकी नोट पे से लिखेंगे। आपका ए से अभ्या अमल की कितने हैं? 6। फिर प्राणकामीय कितने हैं? 37। कर प्रचितीय कितने हैं? 16। और आयुर्वेद समुत्थानीय में हमारे कितने पाद आए आपके? 4 आए। 4 है ना, ये 4 है। ओके बेटा। सो 6, 37, 4, 6, 37, 4 कितने हो गए? 63 योगास। योग हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फर्स्ट अध्याय की, रसायन अध्याय। अब अपनी बुक्स ओपन कर लो। रसायन अध्याय जो है उसमें अभ्या अमल की रसायन पाद आज हम देखेंगे। यहाँ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आयु अनुवर्तते। जो अभ्या अमल की पाद है उसका वर्णन क्यों किया गया है? आयु के अनुवर्तन के लिए जो योग हैं वो यहाँ बताए गए हैं। जैसे हम च्यवनप्राश देखते हैं, प्रथम ब्रह्म रसायन देखेंगे, द्वितीय ब्रह्म रसायन देखेंगे, हरितकी रसायन देखेंगे यहाँ पर हम, तो उनको किस तरीके से बनाया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या याद रखना है कि उसका फाइनल इंडिकेशन क्या होता है, उस पर हमें ध्यान देना है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं इस फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारा डेफिनेशन ऑफ, एक सेकेंड बेटा, है ना। इसमें स्लाइड्स जो हैं वहाँ पे आपका जो सेकंड पेज है वो मिसिंग है, तो आप लोग अपनी बुक्स देखिए। बुक्स में सबसे पहले भेषज के पर्याय बताए गए हैं। तो भेषज के पर्याय क्या होते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। भेषज के जो पर्याय हैं उसका श्लोक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाएगा प्रायश्चित, प्रशमनम और एक और वर्ड वो लिख देंगे जैसे रोगापनयन। इनमें से भेषज का पर्याय कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सारे याद होंगे तभी तो आप उसको ऑड वन आउट कर पाओगे। तो इस श्लोक को आप देखो, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ये जो श्लोक बताया यहाँ पे गया है, उस श्लोक में टोटल कितने हैं? ये टोटल 9 बताए गए हैं। चिकित्सितम जो चिकित्सा करता है, व्याधिहरम
पथ्यम, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमनम, प्रकृति, स्थापनम, हितम। ये तो हम पढ़ लेंगे मैम। फिर आप क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो हमें? मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे कैसे याद रखेंगे ऑन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेकेंड थिंग, आप इसको एक जगह पे स्क्रिबल डाउन करके लिख देंगे कि ये 9 पर्याय होते हैं। चिकित्सितम, व्याधिहरम। चिकित्सक क्या करता है? व्याधि को हरता है। तो चिकित्सक ने व्याधि को हरा और कहा कि भाई आप ना पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना, पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना। साधनम औषधम, किस साधन से ध्यान रखना? औषध के साधन से ध्यान रखना। हम स्टोरी टेलिंग में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली याद रख लेते हैं। तो भेषज के पर्याय में क्या था? चिकित्सक ने बोला, चिकित्सक ने क्या बोला कि आप पथ्य पथ्य का ध्यान रखना। साधन क्या यूज़ किया? औषध जो था उसका साधन वो हमने यूज़ किया। उससे क्या हुआ? व्याधि का हरण हो गया। तो व्याधि हर, फर्स्ट पोर्शन डन। कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा श्लोक याद कर लिया आपने, नहीं ना। फिर आते हैं हमारे पी 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 प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति, स्थापनम, हितम। प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति, स्थापनम, हितम। ये हो गए थे हमारे क्या? भेषज के पर्याय। आई होप आप लोग इसे एक्स्ट्रा डायरी में लिखेंगे और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या सेकेंड जो चीज़ देखते हैं वो है भेषज। भेषज कितने होते हैं हमारे? भेषज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। भेषजम द्विविधम, स्वस्थस्य ओजस्करम और आर्तस्य रोगनुत। आर्तस्य रोगनुत क्या कहता है? एक है जो स्वस्थ के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, दूसरा आर्तस्य रोगनुत मतलब रोगी के रोग को दूर करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाधन और सानुबाधन किसका भेद है? भेषज का भेद है या अभेषज का भेद है हमारा? ये अभेषज का भेद है। स्वस्थस्य ओजस्कर किसका भेद है? भेषज का भेद है ये। इस तरीके से पीजे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देन नेक्स्ट आता है हमारा अभेषज। अभेषज द्विविधम होते हैं, बाधनम स अनुबाधनम। तो बाधन जो है वो और सा अनुबाधन ये आपके अभेषज के भेद होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देखना है जो तत्काल कष्ट को उत्पन्न करने वाला होता है और अल्प उपद्रव वाला होता है उसे बाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? विष, अग्नि, वज्र, शस्त्र के समान मानी गई है। सो सॉरी दैट दिस 2 जो ये हमारी फोटोग्राफ्स हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि पीडीएफ में 2 जो ये सेक्शंस होने चाहिए थे स्कैन्ड, वो नहीं हैं अभी फ़िलहाल। तो आपको अपनी बुक से ही ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आगे की बाकी चीज़ें वी हैव ओवर दिस कैन बी अ फॉल्ट फ्रॉम द टेक्निकल टीम, डोंट वरी। यहाँ पे बताया है, आप अपनी बुक में देखिए, श्लोक नंबर आपका 4 है, उसके बाद जो 5 नंबर श्लोक है उससे ऊपर आपका दिया गया है जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करता है वो क्या है और अल्प उपद्रव वाला है वो होता है आपका बाधन। बाधन जो होता है वो सद्य प्राणनाशक होता है। सद्य प्राणनाशक क्या होगा? विष उसके एग्जाम्पल में आएगा, अग्नि, वज्र और शस्त्र आएगा। देन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि विष बाधन का एग्जाम्पल है या फिर वो सानुबाधन का एग्जाम्पल है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बाधन क्या है, सानुबाधन क्या है, राइट। फिर जो कालांतर में मृत्यु को उत्पन्न करता है या फिर रोगों को उत्पन्न करता है वो क्या है? सा अनुबाधन है। जैसे कि दूषी विष हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद अपने परिणाम रूप रोगों को दिखाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो दीर्घकाल अवस्थाई होते हैं रोग वो किससे होते हैं? बाधन से होते हैं या सा अनुबाधन से होते हैं? आप बताओ। सा अनुबाधन से होते हैं ना, क्योंकि वो लंबे समय के बाद अपने रिजल्ट्स दिखाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रसायन और वाजीकरण के रेफरेंस में आता है स्वस्थस्य ओजस्करम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वस्थस्य ओजस्करम रसायन के लिए बोला है, वाजीकरण के लिए बोला है या रसायन वाजीकरण दोनों के लिए बोला है? रसायन और वाजीकरण दोनों के लिए बोला है। स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। श्लोक नंबर 5 देखिए अपने बुक्स में। स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। ये दोनों प्रकार का होता है और दोनों पर काम करता है। मतलब जो रसायन और वाजीकरण है वो दोनों ही स्वस्थता को और आयु को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब आ जाइए आप स्लाइड्स पे।
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम रसायन के गुण। रसायन के गुण में आता है दीर्घम आयु स्मृति, मेधाम आरोग्यम, तरुणम वयः, प्रभावर्ण स्वर औदार्यम, देह इंद्रिय बलम परम, वाक सिद्धिम प्रणति, कांति लभते न रसायनात्, लाभोपायो ही शस्ताद रसादीनाम रसायनाम। ठीक है, इसमें आपको कैसे याद रखना है, इसमें आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं। इसका पूरा श्लोक हम लोग अपने टाइम पे याद किया करते थे, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बस रिवाइज कर लीजिए। नहीं तो दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वय, ये किससे मिलता है? ये रसायन के गुण हैं। इनको कभी भी आपको वाजीकरण के साथ कन्फ्यूजन में नहीं क्रिएशन करना है। इसकी जो चारों लाइन है, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये तो आपको डायरेक्टली याद रह लेगी। उसके अलावा वाक सिद्धिम प्रणति, कांति लभते न रसायनम, वाक सिद्धि मतलब बोलने में सिद्धि मिल जाती है। कब? जब हम रसायन खाते हैं। ठीक है, और कांति लभते न रसायनात्, आपको ग्लो बहुत अच्छा मिलता है। तो एक प्रभा नाम की लड़की होगी, प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम, देह इंद्रिय बलम परम। प्रभा जो है उसका वर्ण बहुत सुंदर है, उसका स्वर बहुत अच्छा है, उसकी देह, उसकी इंद्रियां बहुत बलवान है और वो बहुत प्यारा बोलती है, बहुत ग्लो करती है। कांति लभते न रसायनात्। ठीक है, उसके अलावा दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुणम वयः, तरुण उसका फ्रेंड है। तो तरुण जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेधा, आरोग्य, स्मृति, दीर्घम आयु। मैं इतना इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी उसके गुण में ऑड वन आउट करके भी आपके पास एमसीक्यू मिल सकता है, या ये रसायन का गुण है या वाजीकरण का गुण है, इस चीज़ पे भी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप। शारंधर जो है उन्होंने रसायन की परिभाषा दी है, रसायनम च तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम। रसायन च तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि रसायनम च तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? आचार्य चरक का लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। आपको ये भी याद रखना है कि शारंधर की डेफिनेशन कहाँ से शुरू हुई है? शारंधर की डेफिनेशन शुरू हुई है तज्ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम। जरा व्याधि नाशनम उन्होंने बोला है। नेक्स्ट इज योर वाजीकरण की परिभाषा। वाजीकरण की परिभाषा में आपको सिर्फ कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं इन एग्जाम। अपत्य संतानकर यत्, संतानकर यत् यहाँ से हमें समझ आ रहा है ये वाजीकरण से रिलेटेड है। सद्यः संप्रहर्षणम, सद्यः संप्रहर्षणम, वाजी व अति बलो। वाजी क्या होता है? घोड़ा होता है। तो वाजी व अति बलो, अश्व के समान बलवान। येन या अत्य प्रतिहत स्त्रियः, तो येन या अत्य प्रतिहत स्त्रियः प्रजानाम सुबहुप्रज। वाजीकरण वाले व्यक्ति को कैसा इन्होंने दर्शाया है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, अर्थात उसकी बहुत सारी संतानें हैं। प्रभूत शाख शाखे येन, बहुत सारी शाखाओं से युक्त बताया है, जिसकी बहुत सारी संतान होती हैं, उसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ इन्होंने दर्शाया है। संतान मूलम येन एह प्रत्ययः श्रियम बलम पुष्टिम वाजीकरणम एव तत्। ये सारे पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये श्रियम बलम पुष्टिम वाजीकरणम एव तत्, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है जामनगर के क्वेश्चन पेपर में। आप देखेंगे जब गोविंद पारिक सॉल्व करते टाइम, अगर आप वो कर रहे हैं तो यू माइट हैव सीन दिस क्वेश्चन। श्रियम बलम पुष्टिम वाजीकरणम एव तत् जो है वो यहाँ पे बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि श्री मतलब कि शोभा या लक्ष्मी, बल तथा पुष्टि की वृद्धि होती है जिससे, उसे कहते हैं हम वाजीकरण। तो आपको ये ऐसे लिख के दिया जाएगा, श्रियम बलम पुष्टिम डैश। ये किससे रिलेटेड है? ये वाजीकरण से रिलेटेड पॉइंट आपका आता है। इसको आपको रसायन का नहीं समझना है, इसलिए वहाँ मैंने प्रभा और तरुण की स्टोरी सुनाई थी आपको। श्रियम बलम पुष्टिम डैश, श्रेष्ठ तो हम रसायन को भी समझ सकते हैं, है ना। सो ये हो गया हमारा रसायन और वाजीकरण की डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि रसायन का जो मेन प्रकरण है अब यहाँ से शुरू हो रहा है। टॉपिक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिजुविनेशन थेरेपी और जेरियाट्रिक्स। उसमें बताया गया है कि रसायन प्रयोग की 2 विधियाँ होती हैं, कुटी प्रावेशिक रसायन और वाततपिक रसायन। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या बना? 2 विधियाँ हैं किसकी? रसायन के प्रयोग की। कुटी प्रावेशिक रसायन होता है कि हमने, जैसे च्यवनप्राश रसायन है, उसको हमने जब खाया तो हम किसी एक प्लेस पर स्थायी रूप से रहने लग गए, इंडोर मैनेजमेंट के रूप में ही हमने उसे खिलाया है।
देन वातातपिक रसायन होता है जो कि आउटडोर मैनेजमेंट के रूप में होता है। यहाँ हम देखते हैं सुश्रुत जो है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि मैं ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें मना करता हूँ, आपको इन्हें रसायन नहीं देना चाहिए। इन्हें रसायन नहीं देना है मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो इम्पॉर्टेंट हो गया, न्यूमेरिकल कितने लोगों को मना किया है, 7 लोगों को मना किया है। अनात्मवान अलसो दरिद्र प्रमादी व्यसनी पापकृद भैषज अपमानी। अनात्ममान आलसी दरिद्र जो प्रमाद करता रहता है, व्यसनी है जो कुदृष्टि रखता है चीज़ों पे, पाप करता है, और भेषज का अपमान करने वाला, उसको हमें रसायन सेवन नहीं कराना है। नेक्स्ट इज, ये हम एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इतना आपसे पूछेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भेषज हमने देखा था, पर्याय हमने देखे थे। ऐसे फ्लो चार्ट्स है ना, जो उनसे एक बार रिवाइज किया करो कि मैंने क्या पढ़ लिया, ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले हमने भेषज के पर्याय देखे थे 9, वो यहाँ पे दिए हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्मनम प्रकृति स्थापनम हितम। इसे ऐसे याद कर लो, नहीं तो जो मैंने उसकी ट्रिक बताई है उस तरीके से रिवाइज कर लो। फिर उसमें हमने देखा कि भेषज 2 प्रकार की, स्वस्थस्य ओजस्करम और आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थस्य ओजस्करम और आर्तस्य रोगनुत हमने देख ली। फिर स्वस्थस्य ओजस्करम में मैंने बताया था कि रसायन वाजीकरण दोनों ही आते हैं, उसमें रसायन भी आ गया और वाजीकरण भी आ गया। रसायन की हमने 2 विधियां देख ली, कुटी प्रावेशिक रसायन और वातातपिक रसायन। फिर आ जाते हैं क्विक रिव्यू। अभेषज जो है वो क्या है? अभेषज भी 2 प्रकार की, बाधन और सानुबाधन नाम से जानी जाती है, जो हमने देखी थी। बाधन जो तत्काल कष्ट दे दे, मतलब कि विष। सानुबाधन जो कालांतर में कष्ट देने वाली होती है, जैसे दूषी विष। ठीक है बेटा, इसके आगे का जो सेक्शन है हमारा कि कुटी निर्माण करने की विधि और